जनरल साहब, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका सिर्फ 7,000 फौजियों के साथ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है. कंपेयरिंग दिस टू द 150,000 ट्रूप्स यूज्ड इन इराक, isn't a 7,000 troop operation in a much larger country like Iran a military suicide? जी देखिए शजिया, मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि दो तीन चीजें हैं जी. आया वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नंबर वन. नंबर टू, ये अगर करते हैं तो क्या उसकी रिपरकशंस हैं और क्या उसकी आउटकम्स हो सकती हैं. एज फार एज इनकी फोर्सेस, जैसे अभी एक्सपीडिशनरी फोर्सेस की बात कर रहे हैं या जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन की बात हो रही है, वो भी आ रहे हैं. ऑलरेडी दे हैव अराउंड 50,000 ट्रूप्स इस रीजन के अंदर मौजूद है. ये डिपेंड्स करता है कि व्हाट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और ग्राउंड ऑब्जेक्टिव्स दे हैव चोजन टू डिप्लॉय देयर फोर्सेस. वो तो किसी को क्लियर नहीं है आज तक. तो अमेरिका के तो खैर पॉलिटिकल अहदाफ भी नहीं क्लियर, तो मिलिट्री अहदाफ का क्लियर ना होना बड़ा एक वो बनता है, उसका वो फैक्ट ही बनता है कि मिलिट्री अहदाफ कैसे क्लियर हो सकते. बट कैपेसिटी कैपेबिलिटीज है आज तक. ये जो एम्फीबियस लैंडिंग की अगर हम बात करें, उसमें देखिए इट्स अ ह्यूज रिस्क टेकिंग ऑपरेशन और उनको नुकसान होगा जी उसका. नॉर्मंडी लैंडिंग हुई थी कि वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद कोई इस तरह की लैंडिंग्स हुई नहीं है. वेनेजुएला का ऑपरेशन जो वो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट. और ईरानियन रिस्पांस में आपकी बात आई एग्री कि जब ईरानियंस रिस्पॉन्ड करेंगे और ट्रुप्स यहाँ पे ऑन ग्राउंड उनके मौजूद होंगे, इट बी काइंड ऑफ अ सुसाइडल मिशन. बहुत नुकसान हो सकता के ऊपर. लेकिन इस वक्त जेस्चरिंग पोस्टरिंग हो रही है. मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर ये डायलॉग डिप्लोमेसी अभी ये जो डेट दी हुई है 6th एंड प्रॉब्ली इट मे एक्सटेंड, अगर ये कामयाब हो जाती है या बातचीत शुरू हो जाती है, तो आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका वुड टेक दैट काइंड ऑफ अ रिस्क. और फिर उसमें फिर वॉर एक तो प्रोलॉन्ग हो जाएगी और कैटास्ट्रोफिक हो जाएगी जी. इसमें फिर नुकसान होगा अमेरिका. क्योंकि अब तो अभी तक हम देख रहे हैं कि ईरान ने अब तक 146 अमेरिकी ड्रोन्स मार गिराने का वो दावा कर रहा है, जिनमें ताज़ा तरीन $30 मिलियन का MQ-9 रैपिड ड्रोन भी है. क्या अमेरिकी ड्रोन टेक्नोलॉजी ईरानी फ़िज़ाई दिफा के सामने फेल हो चुकी है, हम कह सकते हैं? नॉट रियली. अभी तो ड्रोन से डिपेंड करता है जी कि वो किस तरह का ड्रोन था, आर्म था, ब्रेकी था, इंटिमिडेटिंग, कोर्सिव था. डिफरेंट ड्रोन्स फ्लाई करते रहते हैं और ये मॉडर्न वॉरफेयर का भी एक हिस्सा बन गए हैं जी. एक चीज देखिए, मैं तो बड़ा रियलिस्टिक हमें अप्रोच करनी चाहिए. जो एयर का कंट्रोल है, ड्रोन तो इज अ लिटिल स्मॉलर थिंग. एयर का जो कंट्रोल है इस वक्त वो अमेरिका और इजराइल के पास है एज फार एज ईरान इज कंसर्न. दैट्स व्हाई 90,000 के से प्लस माइनस तकरीबन सिविल बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा चुका है. Their political ideological leadership has been taken out. Huge number of air force इस्तेमाल हुई है उनके खिलाफ. इसका मतलब है कि एयर कंट्रोल उनके पास नहीं है. तो ये एक टेक्निकल कामयाबियां तो हो सकती हैं, लेकिन ऑपरेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल को इस वक्त बर्तरी हासिल है. लेकिन जो स्ट्रेटेजिक, जो उससे बड़ा लेवल है, जो स्ट्रेटेजिक लेवल है, उस पर मैं समझता हूँ कि ईरान इज बेटर ऑफ. और ये बेटर ऑफ वो इस वजह से नहीं है कि उन्होंने मिलिट्री ने परफॉर्म ज्यादा अच्छा कर लिया है. वो इस वजह से है कि उन्होंने जो हुर्मस के स्टेट ऑफ हुर्मस का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाया है, वहां से जो स्ट्रैंगलिंग एंड चोकिंग की है, दैट हैज ब्रॉट देम टू द एडवांटेजियस पॉइंट एज फार एज स्ट्रेटजी इज कंसर्न. लेकिन शजिया, एक चीज अगर मैं क्विकली, इफ यू अलाउ मी टू से, ये वॉर की आउटकम्स बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं जी. आज आपका पलड़ा भारी है, कल आपका पलड़ा नीचे हो सकता है. इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टिपिंग पॉइंट मैं समझता हूँ ईरान, अमेरिका सबका आया हुआ है जी, इंक्लूडिंग इजराइल. इस वक्त जेस्चरिंग पोस्टरिंग हो रही है, लेकिन ये जो डायलॉग की जो मेज सजी है, जो पाकिस्तान ने एक एग्जिट कार्ड के तौर पर इनको अवेलेबल हुआ है, ये शायद फिर बाद में अवेलेबल ना हो इनको. इसका मुकम्मल फायदा उठा लेना चाहिए फॉर अ बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट ने एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस यूनिवर्स को इम्पैक्ट कर दिया है जी. दैट्स व्हाई आई थिंक बड़ा केयरफुली इसको लेकर आगे चलना होगा. बिल्कुल. और सर, सदर ट्रंप का जो प्लान है कि पहले ईरानी बहरिया और मिसाइलों को तबाह किया जाए और फिर आबनाएं खुलवाई जाए, क्या ईरान जैसे गुरीला और गैर रवायती बहरी जंग के माहिर मुल्क के मिसाइल सिस्टम को इतनी आसानी से खत्म किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता होता तो अभी तक हो चुका होता. मिलिट्री एप्लीकेशन तो हो गई. अगर वो आइडियोलॉजिकल लीडरशिप को, सुप्रीम कमांडर के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं, न्यूक्लियर के खिलाफ इतने बड़े B-52 इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें, वो उनकी फैक्ट्रीज, तो वो फिर अपनाए हुर्मस भी खुलवा लेते. अपनाए हुर्मस तो पहले खुला हुआ, तो ऑपरेशन के बाद तो वो बंद हो गया. कहने का मकसद ये है कि जो मकसद है अपनाए
हॉर्मज़ को खोलने का वो ये है कि ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रेड चल पड़े। जब आप इसको मजीद मिलिटराइज करेंगे तो ये और बंद हो जाएगा और चोक हो जाएगा। वो फोर्सेस आपकी हो या ईरान की हो, जब ये मिलिटराइज रीजन्स हो जाते हैं तो फिर वहां पे लॉजिस्टिक्स की तरसील या वहां से फिर ये जो बहरी जहाज है उनका गुजरना एक मुश्किल काम हो जाता है जी। द मोर मिलिट्री एक्शंस टेकन इनसाइड या अराउंड हॉर्मज़ विल क्लोज इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ये कंक्लूजन हमें ज़हन में रखना चाहिए। बट ट्रम्प साहब तो मुसलसल धमकियां भी दे रहे हैं, वो तो जजीरे खार्क को भी उड़ा देंगे जहां 90% ईरानी तेल रिफाइन होता है। दिफाई नुक्ते नज़र से क्या अमेरिका के लिए इस जजीरे पर कब्जा करना और उसे बरकरार रखना मुमकिन होगा? देखिए, अगेन मैं उस वही कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा कि जहां पर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, अब उसको मेंटेन रख सकते हैं जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम है ये। एक तो यहाँ पे एम्फीबियस लैंडिंग वैसे नहीं, उसे एयर ड्रॉप्स करने पड़ेंगे और ईरान पे प्रिपेयर्ड बैठा हुआ है, वो उसे पता है कि कौन कौन सी जगहों पे ये लैंड कर सकते हैं कैसे, एंड दे आर प्रिपेयर्ड। देन देयर इज अ कॉस्ट अटैच। ऑफ कोर्स आप हेवीली आ जाए, अपनी कॉस्ट रेडी है अगर पे करने के लिए। वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो समझते हैं कि अगर जी कौम तैयार है इस ऑपरेशन के लिए और उनकी मिलिट्री तैयार है तो वो कर लेंगे। लेकिन जो चीजें सामने नजर आ रही है, 50 स्टेट्स में नो किंग्स मुजाहरे हो रहे हैं, देयर इज नो लेजिटिमेसी, इनको लीगल कवर कांग्रेस ने नहीं दिया हुआ, वहां पर नो अगेंस्ट वॉर जो है वो ज्यादा परसेंटेजेस है, इन द फेवर ऑफ वॉर बड़ी कम परसेंटेजेस हैं। देयर इज अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी व्हिच हैज स्टार्टेड थिंकिंग कि ये जो इजराइल है जो स्ट्रेटेजिक बर्डन है या स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो वो वहां पे इस तरह के माहौल में एक नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की वॉर आप नहीं लड़ सकते, एंड देयर आर नो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व। इन द लार्जर सेंस जो है जो अमेरिका के अंदर पाई जाती है, वो लोग ये समझते हैं कि ये जो वॉर है ये नेतन्याहू हैज सक्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प इनटू दिस वॉर, क्योंकि कोई देखिए उनकी इंटेलिजेंस ने शायद क्या कहा, उनकी इंटेलिजेंस कह रही है जी कि आप रजीम चेंज नहीं कर सकते, आप मिलिट्री के यूज से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की जी मैंने रजीम चेंज कर दिया फर्स्ट सेकंड वेव, लेकिन ये भी जो रजीम है वो उसी स्ट्रक्चर के साथ मिली हुई है। उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये जब तक आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है, और 12 दिन की जो जंग हुई थी उसके बाद तो ईरान ने बहुत से पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिलिट्री कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, और अब उन वीकनेसेस को या उन चीजों को उन्होंने कवर किया हुआ है। ये देखे ना, 2 ही डोमेन्स में रिस्पॉन्स आ रहा है, मिसाइल्स में और स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन आपने उसकी पकड़ी, तो उसने इतना बड़ी गेम खेल दी है। तो आई थिंक सेंस मस्ट प्रिवेल, कुछ रियलिटीज हैं उसके साथ जाना चाहिए। अभी भी विन विन सिचुएशन या जिसको हम कहते हैं ऑफ रैम्प जो है वो अवेलेबल है, उसको पूरा फायदा उठाना चाहिए। अभी पाकिस्तान चाइना गया तो गारंटर्स भी मिल जाएंगे, ईरान को भी और अमेरिका दोनों को। और ये समझ लेना चाहिए कि वार से मसाइल हल नहीं होंगे जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल काफ़ी ने तो बयान के मुताबिक वो तो कह रहे हैं कि हिजबुल्ला और अंसारुल्लाह ने इसराइली सिक्योरिटी का वहम तोड़ दिया है। क्या ये एक मरबूत स्ट्रेटजी है कि इसराइल को मुतद्दद महाजों पर उलझा कर रखा जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लिबनान की सरहद पर अब तक 10 इसराइली फौजियों की हिलाकत की तस्दीक भी हो चुकी है। क्या ये कहना दुरुस्त है कि इसराइल हिजबुल्ला के खिलाफ एक और दलदल में फंस चुका है और डिफरेंट महाजों पर उलझा रहा है? इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, इवॉल्विंग सिचुएशन है। ये वो कार्ड्स है जो ईरान अभी यूज कर रहा है। ऑलरेडी आपने देखा हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत ऑपरेशंस किए। ये वॉर को अगर आप कॉन्टेक्ट पूरा जो इसका सिलसिले को जोड़े तो जब लेबनान से शुरू हुई, फिर ईरान की एप्लीकेशन आपने देख ली, सीरिया की एप्लीकेशन देखिए, सारे को जोड़ा जाए तो इजराइल नीड्स फ्रिक्शन। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है शजिया? सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल का पीस इन द रीजन है।